हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए तो टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाले टॉपिक पर, तो अब उससे आगे हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे संविधान के प्रीएम्बल में जो वर्ड आए हुए हैं उन्हीं वर्ड का मीनिंग और उन पर डिबेट समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अगले टॉपिक पर अपनी बात करने चल रहे हैं जिसका नाम है समाजवाद। हमने देखा था ना कि प्रीएम्बल में समाजवाद शब्द आया था, तो चलिए थोड़ा उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, क्या है समाजवाद, कैसे है ना। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा नहीं ये कुछ अच्छा लग रहा है ना। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो समाजवाद शब्द को समझते हैं कि जो हमारे प्रीएम्बल में एक वर्ड है समाजवाद, ये भारत में समाजवाद क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर समाजवाद है क्या, किस सब्जी का नाम समाजवाद है। तो भाई एक्चुअल में समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है मेरे बच्चे? तो हम कहेंगे कि समाजवाद एक विचारधारा है, ये एक विचारधारा है ना। अच्छा, तो कैसी विचारधारा? तो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कुछ मूल बातें हों, जैसे वह विचारधारा जिसमें संपत्ति के समाजीकरण का मुद्दा दिखे, संपत्ति के समाजीकरण का वजूद दिखाई दे, है ना, और जिसमें समानता का आदर्श हो। क्या हो मेरे बच्चों? समानता का आदर्श हो। अभी मैं इन सब बातों को समझा रहा हूँ, पहले आप सारे पॉइंट समझ लें। जिसमें मजदूर और वंचित वर्ग, है ना, इनका कल्याण, इनके कल्याण के बारे में बात की जाए, इनके अच्छे सोच को लेकर के बात की जाए, है ना। और एक ऐसा समाजवाद, एक ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व ज़्यादा दिया जाए, है ना। व्यक्ति को महत्व कम दिया जाए लेकिन समाज को महत्व ज़्यादा दिया जाए, और जिसमें शोषण की समाप्ति की बातें हों। ठीक है, ये 5 एलिमेंट जब किसी विचारधारा में दिखाई दें आपको, तो आप समझ जाइए कि वो विचारधारा एक्चुअल में कौन सी विचारधारा है, समाजवाद है। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट जिस भी विचारधारा में जहाँ भी आपको दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाना है कि ये कौन सी विचारधारा है, समाजवाद विचारधारा है। अब ध्यान से समझिएगा कि संपत्ति के समाजीकरण, समानता का आदर्श, मजदूर या वंचित वर्गों का कल्याण, व्यक्ति की तुलना में समाज को ज़्यादा महत्व देना, शोषण की समाप्ति, ये सब बातें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक पर, जिसको संपत्ति के समाजीकरण की संज्ञा दी गई है। देखिए, अगर हम बात करें संपत्ति के समाजीकरण की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में सारी की सारी संपत्ति किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए, है ना। संपत्ति जो होनी चाहिए ये बटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी समाज में किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी संपत्ति हो और शेष अन्य लोग उस संपत्ति से वंचित रह जाए। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी संपत्ति समाज में बटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये है संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति के समाजीकरण का मतलब सीधा है कि भाई समाज में जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे। जैसे खाली अंबानी या अडानी मिल करके देश न चलाएं, ये जो जितना पैसा अंबानी या अडानी के पास है ये पैसा सेपरेट बटा रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं समानता के आदर्श को लेकर के। अब समानता का आदर्श क्या है? समानता के आदर्श का मतलब ये है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे ना बांटा जाए, सब लोग सिमिलर रहें। और किसी भी व्यक्ति को
अगर काम दिया जा रहा है तो वहाँ पे काम, जैसे कोई राज्य है बाय द वे और अपने नागरिकों के लिए बाय द वे वो कोई योजना ला रही है जिसमें उनको रोज़गार मिल रहा है, तो वो रोज़गार सभी के लिए हो, ऐसा ना हो कि किसी खास वर्ग के लिए हो या खास वर्ग को उसमें ज़्यादा छूट मिल रही हो, ज़्यादा लाभ मिल रहा हो, ऐसा ना हो। सारी चीज़ें समाज में एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और मजदूर और वंचित वर्ग, मजदूर का मतलब हम समझ ही रहे हैं, वंचित वर्ग थोड़ा समझ लेना। वंचित वर्ग का मतलब हो गया जिसको समाज में किसी विशेष लाभ से अलग रखा गया हो, जिसको किसी अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे हम लोग वंचित वर्ग कहते हैं। तो इन लोगों का कल्याण होना चाहिए, मतलब मजदूरों को अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए उनको, और जो वंचित वर्ग है जो किसी चीज़ से रह गए हैं उनको उनका लाभ मिलना चाहिए, है ना। और व्यक्ति की तुलना में समाज का महत्व ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी तुलना में समाज इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम बात करते हैं कि जैसे एक तरफ ये एक व्यक्ति है और यहाँ ये समाज है, मतलब कई सारे व्यक्ति। अब कोई एक ऐसी योजना है जिस योजना को इसके द्वारा जिस योजना में यह व्यक्ति इतना पावरफुल है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक राज्य है, अब वह राज्य इस एक योजना जारी करता है, कोई लाभ का पद, जैसे बाय द वे मान लेते हैं कि एक पेंशन उसने जारी किया। अब पेंशन के लिए ये व्यक्ति इतना पावरफुल है कि उसका गलत उपयोग करके उस पेंशन को हासिल कर सकता है। अब ये हालांकि दोनों मिलकर के समाज बन रहे हैं। अब इस एक व्यक्ति की तुलना में हमें यहाँ समाज को ज़्यादा महत्व देना है, इस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, ठीक है। और शोषण की समाप्ति हो, किसी भी प्रकार का शोषण हमारी विचारधारा में नहीं हो, तो इसका मतलब वो समाजवाद है। तो समाजवाद के लिए ये कुल 5 प्रकार की विचारधाराएं होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे इंडिया में जो समाजवाद है इसके रूप कैसे हैं। तो समझते हैं पहले कि समाजवाद का स्वरूप कैसा है। तो अगर हम बात करें समाजवाद के स्वरूप को लेकर के, तो देखिए समाजवाद का रूप, समाजवाद का रूप, तो इंडिया में समाजवाद का जो स्वरूप है ना, ये 2 रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। इंडिया में समाजवाद कितने रूपों में दिखाई देता है? 2 रूपों में दिखाई देता है। अब वो 2 रूप कौन कौन से, देखिए जो समाजवाद का पहला जो रूप है ना, उसे हम लोग कहते हैं मार्क्सवादी समाजवाद या फिर साम्यवादी, ठीक है। मार्क्सवाद एक बहुत बड़ा विचारक था, कार्ल मार्क्स, उसी की ये सब विचारधाराएं हैं जिसे हम लोग मार्क्सवादी नामकरण देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं या साम्यवाद, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। और दूसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, तांत्रिक समाजवाद। चलिए अब हम समझेंगे यहाँ पे कि मार्क्सवाद या साम्यवाद जो विचारधारा है, या समाजवादी का विचारधारा है, या फिर लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, ये क्या है, कैसे है। देखिए ये जो कार्ल मार्क्स है ना, ये कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है ये कहती है कि देखो, अगर बाय द वे ये एक व्यक्ति है, मान लेते हैं इसे कि ये एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, और इस तरफ समाज है, ये हमारा समाज है जो कि गरीब लोग हैं, समाज में वंचित लोग हैं ज़्यादातर लोग, और ये एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि हिंसा के द्वारा या किसी भी के द्वारा इसकी जो भी संपत्ति है समाज में बांट दो। तो जब हम समाज में बांट देंगे तो क्या होगा, साम्य की अवस्था आ जाएगी समाज में। साम्य की अवस्था आने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब समाज में जितने लोग होंगे सब एक ही वर्ग के लोग होंगे, ठीक है। अब कोई अमीर या गरीब नहीं रह जाएगा। समाजवादी विचारधारा ऐसी होती है। ये चाहते हैं कि देश में समाजवाद लाने के लिए ये किस रास्ते पे चलते हैं, ये वर्ग संघर्ष करते हैं, मतलब एक गुट लेकर के आंदोलन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। ये क्रांति का रास्ता अपनाते हैं, ये क्रांति करते हैं, ये हिंसा का मार्ग अपनाते हैं,
इन सब रास्तों को चुन करके ये चाहते हैं कि भारत में समाजवाद आए। ये मैं इस विचारधारा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस कार्ल मार्क्स का ये सब थॉट है, ठीक है। तो भारत में जो समाजवाद है ये दो रूपों में है। अभी मैं इस पर पूरी तरीके से सारगर्भित रूप में चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा देखते हैं कि समाजवाद का रूप कैसा है। तो समाजवाद के दो स्वरूप है, जिसमें से पहला है मार्क्सवाद या साम्यवाद। मार्क्सवादी या साम्यवादी जो विचारधारा होती है समाजवाद के लिए, वो ये होती है कि देखो समाज में जो देखो दो तरीके के लोग होते हैं समाज में इस विचारधारा के हिसाब से। एक होता है शोषक और दूसरा होता है शोषित। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। शोषक का मतलब जो शोषण कर रहा है, शोषित का मतलब जो शोषण अपना करवा रहा है, ठीक है। तो मार्क्सवाद या समाजवाद कहता है कि शोषक के पास जो भी धन दौलत है, वो सारा धन दौलत चाहे वर्ग संघर्ष के द्वारा या क्रांति करके या हिंसा करके सारा धन दौलत छीनो और ये शोषकों में बांटो। तो समाज में क्या होगा, साम्य की अवस्था आ जाएगी, है ना, यही होगा ना। तो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा मार्क्स की है। तो मार्क्स समाजवाद स्थापित करने के लिए इस राह पे चलते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद की, तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि समाज में समाजवाद स्थापित करने के लिए या साम्य की अवस्था लाने के लिए हम चुनाव का सहारा लेंगे। हम संसद से कानून बनवाएंगे, संसद के कानून। हम योजनावाद हम इन सब रास्तों पे चल करके समाजवाद स्थापित करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद का नज़रिया ये है, ठीक है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका नज़रिया ये है कि भैया अगर हमें समाजवाद लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चुनाव करवाएंगे। चुनाव से क्या होगा, चुनाव से समाजवाद कैसे आ जाएगा, हम चुनाव करवाएंगे, जनता की सहमति से उनका एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और वो प्रतिनिधि वंचित वर्गों को या फिर जो शोषण हो रहा है ये समाप्त करेगा, वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सोचेगा, मजदूरों के लिए सोचेगा, है ना। तो उनका प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा उनकी सहायता करेगा। या संसद में हम कुछ कानून बना करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे हम संसद में कानून बना देंगे कि जो वंचित लोग हैं उनको आयुष्मान योजना के द्वारा उनकी दवाइयाँ हो जाएंगी, है ना। हम मनरेगा संसद के थ्रू बनवा देंगे, मनरेगा का विचारधारा चल जाएगा, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। हम योजनावाद के सिद्धांत पे चलेंगे, जिससे समाजवाद स्थापित होगा। तो ये दो प्रकार के समाजवाद हैं। अब हम देखते हैं कि अपने इंडिया में दोनों में से कौन सा पाया जाता है, ठीक है। देखिए तो भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद। चलिए अब हम देखते हैं कि भारतीय समाजवाद ये वही समाजवाद है जो हमारे संविधान में वर्णित है। हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भारतीय समाजवाद या संविधान में वर्णित समाजवाद। चलिए देखिए तो भारतीय समाजवाद या प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद क्या है, कैसे है। देखिए जो भारत का संविधान है ना, ये ना तो मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी समाजवाद भी नहीं है, और ये लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। तब सर जी ये भारत में जो समाजवाद है ये कौन सा समाजवाद है, तो ये पूरी तरीके से आप लोग जान लीजिए कि भारत में ना तो पूरी तरीके से मार्क्सवादी समाजवाद है और ना पूरी तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें कि जो समाजवाद है मार्क्सवाद से तो वो बिल्कुल ही भिन्न है इंडिया में जो समाजवाद है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ इसकी निकटता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत का समाजवाद है ये इन दोनों से अलग है, ठीक है। भारत का समाजवाद पूरी तरीके से अलग है। हाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ थोड़ा बहुत एक रूप देखने को मिलता है कि हाँ जो समाजवाद है वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक समाजवाद का रुख दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो एक केस हुआ एक बार, जैसे हम लोग कहते हैं DS नकारा केस, DS नकारा केस, ठीक है। अब DS नकारा केस में DS नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये केस सन 1982 में
हुआ था। तो इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने इसी केस के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में भारतीय समाजवाद की परिभाषा को दिया। भारतीय समाजवाद की जो मुख्य तत्व हैं सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस के थ्रू बताया। उन्होंने बताया कि जो भारतीय समाजवाद है इसका उद्देश्य है कि भाई आय की असमानता को कम किया जाए। जो आय हमारे देश में है, आय की असमानता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब कोई मज़दूर है तो वो 500 रुपये कमा रहा है और कोई बिजनेसमैन है तो वो 5 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस तरीके से हमारे इंडिया में आय की असमानता है। DS नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भारतीय समाजवाद है उसका उद्देश्य आय की असमानता को कम करना है। जो जीवन स्तर है इंडिया में, वो जीवन स्तर बहुत डिफरेंट है। इस जीवन स्तर की असमानता को कम करना, जो मज़दूर और वंचित वर्ग हैं इनके पक्ष में या इनके कल्याण के लिए काम करना, शोषण की समाप्ति करना। तो भारत का जो समाजवाद है, पहले ये डिबेट थी कि मार्क्सवादी है कि लोकतांत्रिक है। कुछ लोगों का मानना था कि लोकतांत्रिक है, कुछ लोगों का मानना था कि मार्क्सवादी है। तो इसी बात को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया DS नकारा के नाम से 1982 में। तो 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद की परिभाषा देते हुए बताया कि भारतीय समाजवाद आय की असमानता को कम करना चाहता है। जो जीवन प्रणाली है ये काफ़ी असमान है, इस असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, शोषण की समाप्ति करना, ये भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से है। सरकार की कौन सी नीतियों से? समानतावादी नीतियों से। समानतावादी का मतलब हम समझ रहे हैं कि सब चीज़ें समान हो, आय में, जीवन में, है ना, ये सभी का स्तर समान हो। ठीक है। भारतीय समाजवाद इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि जो सरकार की नीतियाँ हों ये समानता पर आधारित हों, वो मजदूर और वंचित वर्गों के पक्ष में हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोधी नहीं है। जो मार्क्सवाद कहता है, मार्क्सवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का समर्थक है। तो इस तरीके से ये उसका विरोधी नहीं है भारतीय समाजवाद। भारतीय समाजवाद में मार्क्सवादी विचारधारा के कुछ कुछ तत्व देखे जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो भारतीय समाजवाद का स्वरूप थोड़ा सा विशिष्ट हो जाता है। वो पूरी तरीके से ना तो मार्क्सवादी है ना तो लोकतांत्रिक है। हालांकि लोकतांत्रिक से निकटता थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तब भी उससे अलग है। ठीक है। तो ये भारतीय समाजवाद जो संविधान में समाजवाद शब्द आया था प्रीएम्बल में, उसकी डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने देखा था पंथ निरपेक्ष, है ना। ये बहुत डिबेट वाला पंथ निरपेक्ष। चलिए अब समझेंगे हम लोग पंथ निरपेक्ष। ये थोड़ा मामला ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा डिबेट वाला है, तो उसको बहुत बाकायदे ध्यान से समझिएगा। ये कलर दिख रहा है, सेट। पंथ निरपेक्ष। चलिए अब हम समझते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, थोड़ा सा इसके अर्थ को जानेंगे, उसके बाद हम इसके डिबेट को समझेंगे। तो देखिए,
तो पंथ निरपेक्ष को समझा जाए। पंथ निरपेक्ष का मतलब एक ऐसा देश जिस देश में ये कुछ 3-4 बातें बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई दे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब एक ऐसे देश से है जिस देश में राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राजकीय धर्म ना हो, मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा देश जहाँ पे राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। ठीक है, अगर किसी स्टेट में कोई एक पर्टिकुलरली फिक्स धर्म नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष देश है। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसमें राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, तो वो पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। एक ऐसा देश जो सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता हो। ठीक है, तो अगर ये 3 बातें किसी कंट्री में दिखाई दे रही हैं तो हम कहेंगे कि वो कंट्री, वो देश सेकुलर है। ठीक है, तो भाई हमारे इंडिया के प्रेम्बल में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो क्या ये जो पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ और पंथ निरपेक्ष होने के लिए ये जो 3 बातें हैं, चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 बातें हमारे इंडिया में है कि नहीं है। क्या हमारे इंडिया में एक कोई इंडिया के द्वारा अपनाया गया धर्म है कि इंडिया का ये धर्म होगा? नहीं, इंडिया तो कई धर्मों से मिलकर के बना है। तो पहली चीज़ पूरी तरीके से हम देखने को पा रहे हैं कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, फिक्स नहीं है कि हमारे देश का धर्म हिंदू है, हमारे देश का धर्म मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, सभी धर्मों का सम्मान बराबर होता है। तो इस तरीके से राज्य का, हमारे इंडिया का कोई राजकीय धर्म नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है। क्या हमारे सरकार के द्वारा जो नागरिक हैं उनमें धार्मिक भेदभाव किया जाता है? हाँ, व्यवहार के स्तर में कुछ केस तो देखने को मिल जाते हैं, उनको थोड़ा अगर हम अपवादिक रूप से दूर रखें तो किसी राज्य में उनके नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी धर्मों के जो अनुयायी होते हैं, मतलब जो उस धर्म के समर्थक होते हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जहाँ भी हैं वहाँ पे हम कहेंगे कि वो कंट्री, वो राज्य, वो देश पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। ठीक है, तो सेकुलर, किसी कंट्री के सेकुलर होने के पीछे क्या क्या शर्तें हैं? 3 शर्तें कि राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कंट्री पंथ निरपेक्ष है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब थोड़ा सा भारत में व्यवहारिक मुद्दों पर इनको लेकर के आते हैं कि भारत में ये व्यवहारिक मुद्दे जो हैं ये कैसे। देखिए, भारत को अगर हम संवैधानिक तौर पर देखें तो संवैधानिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है ना। अगर हम संवैधानिक तौर पे देखें तो संवैधानिक तौर पे भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, भारत का कोई राजकीय धर्म है नहीं, कोई राजकीय धर्म नहीं है भारत का। ठीक है, और हमारे प्रस्तावना में भी भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, संविधान में भी। दूसरी चीज़, भारत के संविधान में समानता का अधिकार है और ये एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार होने का ये मतलब है कि धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दूसरा शर्त भी पूरा हो गया। अब हम तीसरे शर्त पर आते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है लोगों को, और धार्मिक स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार क्या है, हम आगे चल करके भी कुछ बस 2-3 वीडियोज़ के बाद पहुँच जाएंगे मौलिक अधिकारों पर। तो जो भारत में मौलिक अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी शामिल है, और इससे ये चीज़ सिद्ध होती है कि भारत में सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। यानी जो अनुयायी हैं किसी भी धर्म के, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, उनका अनुसरण करें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे इंडिया में संवैधानिक तौर पे देखने को मिलती हैं। मैं संवैधानिक तौर में बात कर रहा हूँ, पर इसका एक अपवाद भारतीय राजनीति है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि भारत किस सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, एक ऐसा देश जहाँ पे राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो, सभी धर्मों के अनुयायियों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, है ना। तो ये 3 स्टेप्स जहाँ हैं वहाँ पे हम कहेंगे कि वो कंट्री पंथ निरपेक्ष है पूरी तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि हमारे इंडिया में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है संवैधानिक तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि भैया हाँ, हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है, ये हमारा देश जो है ये एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन अब हम थोड़ा सा देखते हैं भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। तो मेरे भाई, भारतीय राजनीति में भरपूर धर्म की भूमिका दिखती है। भारतीय राजनीति में धर्म, अब देखते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। तो बच्चों देखिए क्या भूमिका है। सबसे पहली भूमिका हम जो देखने को पाते हैं वो चुनाव के दौरान पाते हैं कि जब भी कोई प्रत्याशी या उम्मीदवार, उसको हम कह सकते हैं, जब चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा होता है ना, खड़ा करता है अगर कोई पार्टी, तो उसको जाति और धर्म के आधार पर खड़ा किया जाता है। मतलब एक एग्जांपल देते हैं, अगर किसी क्षेत्र में जैसे चौधरी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ का प्रत्याशी कोई दल पूरी तरीके से कोशिश करता है कि चौधरी ही हो। अगर कोई शर्मा है तो शर्मा ही हो। अगर यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो कोई दल पूरी तरीके से प्रयास करता है कि वहाँ का जो प्रत्याशी हो वो उसी जाति का हो, है ना। तो ये भारतीय राजनीति में धर्म का पहला एलिमेंट यही देख लेते हैं कि प्रत्याशी खड़ा करते समय ही धर्म की अहम भूमिका निभाई जाती है। अगर हम दूसरे मुद्दे पर बात करें, तो जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे ही उठाए जाते हैं। चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण इत्यादि। ठीक है, तो ये धार्मिक मुद्दों को उठाने में भी धर्म की एक बढ़िया तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो जनता का मतदान जो होता है, जनता का मतदान व्यवहार, जनता का मतदान व्यवहार, ये जनता का मतदान व्यवहार भी हम ये देखते हैं कि ये जाति धर्म जैसे कारकों से प्रभावित होती है। मतलब जनता स्वयं अपने ही जाति के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को सपोर्ट करती है ना। तो ये चीज़ें हम भारतीय राजनीति में धर्म को देखते हैं। ठीक है, धर्म की भूमिका को देखते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो देखें जो भारत में कुछ सीमा तक जो सरकारी की नीतियां हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होती हैं। भारत में जो धर्म पर आधारित महत्वपूर्ण संगठन है ना, वो संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये 3-4 एलिमेंट्स मुख्य तौर पे भारतीय राजनीति में धर्म अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये है पंथ निरपेक्ष। इसके बाद फिर हमने लास्ट वर्ड देखा था लोकतंत्रात्मक। अब थोड़ा सा देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक क्या है, कैसे। तो भैया लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक,
देखिए, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक भी कह सकते हैं उसको हम, ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। अब ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करें लोकतांत्रिक को लेकर के। देखिए, हमारा इंडिया लोकतंत्रात्मक कंट्री है, लोकतंत्र भारत में स्थापित है। देखिए, लोकतंत्र का थोड़ा सा हम मतलब समझते हैं। लोकतंत्र जो है ना, इसकी इंग्लिश जो होती है, ये होती है डेमोक्रेसी। इसकी इंग्लिश क्या होती है मेरे बच्चे? डेमोक्रेसी, CRACY, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी ना 2 वर्ड से बना है, एक बना है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। ये 2 वर्ड से मिलकर के डेमोक्रेसी बनी हुई है, ठीक है। और इसका जो मतलब है, डेमोस का मतलब होता है ना जनता, पीपुल, ठीक है। डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता या पीपुल। और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, ठीक है। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। हालांकि वो अब्राहम लिंकन ने उसको ज़्यादा फेमस किया है। ये कथन जो है ये क्लियोन का है, ठीक है। क्लियोन ने लोकतंत्र क्या है उसकी परिभाषा को दिया है। लोकतंत्र, देखिए, क्लियोन ने कहा है कि जो लोकतंत्र है ये जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है। लोकतंत्र की यह परिभाषा, यह कथन क्लियोन नाम के एक विचारक ने दी थी, लेकिन इसको प्रचार के रूप में प्रसारित करने के लिए जो नाम हम देखते हैं वो है अब्राहम लिंकन का। हालांकि ये चीज़ हम थोड़ा सा कई जगहों पे ये डाउट में रहते हैं कि ये अब्राहम लिंकन ने ही कहा था, पर ये गलत चीज़ है। अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग स्पीच में इस स्टेटमेंट को बोला था, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है क्लियोन का, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है? क्लियोन का, ठीक। तो क्लियोन ने क्या कहा कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ठीक है। तो ये होता है लोकतंत्र। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंडिया में जो लोकतंत्र है ये कैसा है, या लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार की। लोकतंत्र के प्रकार, तो भाई मेरे, जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र जो लोकतंत्र है ये लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो कौन से 2 प्रकार के लोकतंत्र हैं? देखो, पहला लोकतंत्र कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा जो लोकतंत्र है ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक और नाम दिया गया है, या इसे हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो इसके ये 2 नाम बच्चों, ठीक है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष को ही कहते हैं हम लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र।
अब ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, ये फिर से दो प्रकार का हो जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है संसदीय लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र बच्चों? संसदीय लोकतंत्र। और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। चलिए, तो हमें अब बात करनी है इस संसदीय लोकतंत्र के बारे में और इस अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है। लेकिन उससे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता स्वयं शासन करे। जनता क्या करे? स्वयं शासन करे। ठीक है, जनता अपने आप ही शासन का संचालन अगर करने लगे तो हम वहाँ कहते हैं कि कौन सा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, और अगर कहीं पे जनता ने पहले क्या किया? अपना प्रतिनिधि चुना। जनता ने क्या किया? इलेक्शन के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना, और ये प्रतिनिधि उनका अगर शासन का संचालन करता है तो हम कहेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? वह लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऐसे लोकतंत्र को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अब हमें बात करनी है इस संसदीय लोकतंत्र के बारे में और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एक चार्ट के द्वारा समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये है संसदीय लोकतंत्र और ये है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, अब हम समझेंगे कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है, इनमें क्या क्या बातें होती हैं। चलो देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें संसदीय लोकतंत्र के बारे में, तो संसदीय लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? पहली चीज़ तो ये है, तो ये पाया जाता है भारत में। संसदीय लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? भारत में। और उसके साथ कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में। तो ये दो जगहों पर कौन सा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, और अध्यक्षात्मक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमेरिका में। ये लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है बच्चों? अमेरिका में पाया जाता है। अब देखिए, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र की, तो संसदीय लोकतंत्र में जो विधायिका होती है, विधायिका क्या है पीछे हमने बात किया था, और जो कार्यपालिका होती है, विधायिका और कार्यपालिका जो होती है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट संस्थाएं हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। और जो विधायिका के सदस्य हैं ना, इन्हीं विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का निर्माण होता है या कार्यपालिका बनती है। ठीक है, तो विधायिका के जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों के द्वारा क्या बनती है? कार्यपालिका बनती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं वो मूल तौर पे किसके सदस्य होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर वहीं हम अध्यक्षात्मक अगर लोकतंत्र है तो वहाँ बात करें तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पूरी तरीके से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के जो तीनों सदन हैं, जो तीनों
सदन है, इनमें किस तरीके से कनेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें संसदीय लोकतंत्र में, तो संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। मैं थोड़ा सा आपको अगर हिंट कर दूं, तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसका मतलब राष्ट्रपति से है और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब पीएम से है। ठीक है, अभी आप इतने मोटे मोटे तौर पे हिंट समझे रहिएगा। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें, तो संसदीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब क्या, राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या, पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो भाई, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है या जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अंतर पाया जाता है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो वास्तविक कार्यपालिका है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, ये एक ही लोग होते हैं। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब हो गया कि जिसके नाम पे शासन चलाया जाए, और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब जो वास्तव में शासन चला रहा हो। तो इंडिया में राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है, लेकिन वास्तव के रूप में चलाता कौन है, प्रधानमंत्री चलाता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में यानी अमेरिका में अगर हम बात करें, तो अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है और राष्ट्रपति ही चलाता है। ठीक है, अब देखिए, अगला देखिए, अगर हम यहाँ वास्तविक कार्यपालिका के बारे में बात करें, ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका मतलब पीएम, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बड़ी अचंभा वाली बात कि सर जी, पीएम का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल तो होता ही है, ये बात हम जानते हैं, पर ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। अब हम बात करें, अगर हम बात करें कि कैसे 5 साल इसकी कार्यपालिका निश्चित नहीं है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि 5 साल तक पीएम रहते ज़रूर हैं, पर 5 साल के पहले ही उनकी यह जो स्थिति है ये भंग हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में जो वास्तविक कार्यपालिका अर्थात पीएम है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता ही है, लेकिन उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। इस तरीके से पीएम का जो कार्यकाल होता है ये निश्चित नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में उनका कार्यकाल निश्चित होता है। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अगर हम देखें, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बहुत डिबेट में बात करेंगे कि पीएम का कार्यकाल निश्चित कैसे नहीं होता है। 5 साल वाला तो सारा होश उड़ गया होगा आप लोगों का, पर रियलिटी यही है। ठीक है, अब देखिए, संसदीय लोकतंत्र में अगर हम बात करें, तो संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे चलती है। ये चीज़ थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा सामूहिक उत्तरदायित्व को समझने के लिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अगर हम यही बात करें, तो अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र होता है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप ये समझ जाएं कि सामूहिक लोकतंत्र का ये क्या नाम है, सिद्धांत क्या होता है। जैसे पीएम को अगर हम बारे में बात करें, पीएम, तो पीएम क्या अकेले लीड कर लेता है? नहीं ना, उसके लिए मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है। यहाँ पे जो वास्तविक कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ये कुछ अंतर है। अब सबसे अच्छी बात हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र है ना, इसके क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, और जो अध्यक्षात्मक है उसके क्या लाभ और गुण हैं। तो चलो अब हम वो देख लेते हैं।
मज़ा आता है ऐसे रेस करने में। डिजिटल गजब चीज़ है यार। पर ये इरेजर बड़ा नहीं होता। अच्छा 1 मिनट यहाँ से ट्राई करो, शायद बड़ा हो जाए। चलो, तो अब हम बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र के क्या गुण हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें, इसके अगर हम गुण के बारे में बात करें कि संसदीय लोकतंत्र के गुण क्या हैं, तो संसदीय लोकतंत्र के 2 गुण हैं। पहला कि ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। संसदीय लोकतंत्र क्या करता है? उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जिससे इंडिया में कोई प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि तानाशाह बनने से या तानाशाही से हमारी रक्षा संसदीय लोकतंत्र करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और जो कार्यपालिका होती है, इनके बीच में अच्छा सामंजस्य है। ठीक है, तो ये संसदीय लोकतंत्र के सबसे मूलभूत गुण है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र के गुण क्या है? तो पहला गुण ये है कि संसदीय लोकतंत्र उत्तरदायित्व निश्चित करता है, जिसकी वजह से तानाशाही से रक्षा होती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अच्छा सामंजस्य पाया जाता है। ठीक है, अच्छा तालमेल होता है दोनों के बीच में। तो ये इनके गुण हैं। अगर यहीं हम इनके अवगुण के बारे में बात करें कि संसदीय लोकतंत्र के अवगुण क्या हैं, तो भाई 2 अवगुण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहला अगर अवगुण देखोगे तो पहला अवगुण ये है कि समय समय पर यहाँ राजनीतिक अस्थायित्व दिखाई देती है। राजनीतिक अस्थायित्व दिखाई देती है। कैसे सर जी, नहीं समझ में आया? राजनीतिक अस्थायित्व क्यों दिखाई देती है? क्योंकि होता क्या है कि मंत्रिमंडल जो होती है ना, अगर मंत्रिमंडल अपना समर्थन वापस ले लेना तो प्रधानमंत्री तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के सपोर्ट न देने से भी तुरंत सरकार ख़त्म हो जाएगा, सरकार बदल जाती है ना। सांसद दूसरे दल को सपोर्ट करने लगे तो सरकारें बदल जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में समय समय पर ये राजनीतिक अस्थायी आ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम वही बात करें कि एक योग्य मंत्री परिषद का निर्माण नहीं हो सकता है। अब क्यों एक योग्य मंत्री परिषद का यहाँ निर्माण नहीं होता है? एक योग्य मंत्री परिषद के बनने के पीछे संसदीय लोकतंत्र क्यों जिम्मेदार है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में किसी एक पीएम को बनने के लिए सभी उसके जो सांसद लोग हैं उसका सपोर्ट चाहिए। बिना सांसद के सपोर्ट के कोई भी दल का नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अब दल उसके सपोर्ट के लिए, पीएम बनने के लिए वो सांसदों को हर हालत में अपने पास रखेगा। अब सांसदों को हर हालत में अपने पास रखेगा तो वो किसी भी, चाहे वो योग्य हो या ना हो, पढ़े लिखे हों या ना हो, ठीक है, इस तरीके से वो अपने मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार के सांसद को चुन लेगा। तो इस तरीके से एक योग्य मंत्री परिषद का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहीं अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक के गुण के बारे में, तो अध्यक्षात्मक में जो यहाँ पे अवगुण है वो वहाँ पे गुण है। जैसे यहाँ राजनीतिक अस्थायित्व दिखाई देती है, अध्यक्षात्मक में राजनीतिक अस्थायित्व का कोई खतरा नहीं होता है। राजनीतिक अस्थायित्व का कोई खतरा नहीं होता है। यहाँ योग्य मंत्री परिषद नहीं बन पाती है, यहाँ सबसे योग्य मंत्री परिषद बनती है। ठीक है, यहाँ सबसे योग्य मंत्री परिषद बनती है। ठीक है, और अगर इसके हम अवगुण के बारे में बात करें कि इसमें क्या अवगुण है, तो इसके अवगुण में अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे गुण है वो यहाँ पे अवगुण है। ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, ये बिल्कुल उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं करती है। अर्थात इसमें वहाँ तानाशाह बनने का, तानाशाही से हमारी रक्षा है, यहाँ तानाशाही भरपूर हो सकती है। अगर कोई राष्ट्रपति चाह ले तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाही भी हो सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति को रोकने के लिए कोई है भी नहीं। वहाँ हम देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच अच्छा तालमेल है।
यहाँ विधायिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये मेरे हमारे प्रेम्बल में जो 5 बातें थी कि प्रेम्बल में हमने कुल 5 बातों को देखा था, जिसमें हमने पहला देखा था लोकतंत्र, है ना, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, है ना, समाजवाद। तो ये जो 5 एलिमेंट हमने देखे थे वो पांचों एलिमेंट को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना की आलोचना पर। ठीक है, कि प्रस्तावना में क्या क्या बुराइयां हैं, प्रस्तावना कैसे क्या है। तो चलिए देखते हैं कि उसके डिबेट को लेकर के बात होगी। देखो, प्रस्तावना की जो आलोचना है, प्रस्तावना की आलोचना, देखिए प्रस्तावना की आलोचना क्या है। देखो, अगर हम प्रस्तावना की आलोचना के बारे में बात करें तो प्रस्तावना की जो सबसे पहली आलोचना है वो ये है कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। क्या है? प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। अब अप्रवर्तनीय क्या है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। तो अप्रवर्तनीय होने का मतलब ये है कि प्रस्तावना वाली जितनी बातें हैं, प्रस्तावना के लिए जितनी बातें हैं, उन बातों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। बस प्रस्तावना एक निर्देश के रूप में है कि ऐसे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रस्तावना में जो बातें वर्णित हैं उनको लागू करने के लिए अगर सरकार बाध्य नहीं है, वो सरकार सिर्फ लोगों को एक निर्देश के रूप में दे सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अप्रवर्तनीय है। तो प्रस्तावना की पहली आलोचना यही है कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, गैर न्यायोग्य है, अवाद्य योग्य है। ठीक है, प्रवर्तनीय के ये 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, गैर न्याय योग्य, हाँ, न्याय योग्य या अवाद्य योग्य उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली आलोचना समझ में आ गई। प्रस्तावना कैसा है? अप्रवर्तनीय है, मतलब प्रस्तावना को सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, वो केवल एक निर्देश के रूप में है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना में कुछ बातों का अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है। जैसे समाजवाद, अभी देखा ना डिबेट हम लोगों ने, मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, 2 चीज़ों का डिबेट देखा। और पंथ निरपेक्ष, ये 2 चीज़ों का अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है संविधान में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को क्या नहीं है स्पष्ट, अभी बोलोगे सर आपने बताया था एकदम क्लियर था। एक्चुअल में पंथ ना, यहाँ पंथ का मतलब धर्म से है। ठीक है, यहाँ पंथ का मतलब किससे है? धर्म से है। ठीक, लेकिन संविधान में ये बहुत बड़ा डिबेट है, थोड़ा सा इसको आप बहुत बाकायदे समझ लीजिए तो अच्छी बात है। देखिए, पंथ और धर्म संविधान के लिए एक वर्ड है। ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, पंथ शब्द का मतलब क्या होता है और धर्म का मतलब क्या होता है, बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा। अगर हम बात करें पंथ शब्द का, तो पंथ का मतलब होता है रिलीजन। ठीक है, देखिए पंथ का मतलब रिलीजन होता है। ठीक, अब धर्म क्या है और पंथ क्या है, ये 2 चीज़ों में बहुत बड़ा डिबेट है, तो इसको बहुत स्पष्ट रूप से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, धर्म जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली में बना हुआ है घ्री से, घ्री धातु से ही बना हुआ है, और इसका मतलब होता है धारण करना। इसका मतलब क्या होता है? धारण करना। मतलब कि
जो धारण करने के योग्य हो, जो पालन करने के योग्य हो, वो धर्म होता है। ठीक है, वो क्या होता है? धर्म होता है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा धर्म और पंथ के बारे में, तो देखिए धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है कि रिलीजन से तटस्थ होना। ठीक है, यानी ये जो गॉड, पारलौकिक सत्ता, इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से तटस्थ हो जाए हम लोग, धर्म ग्रंथ उपासना पद्धति से एकदम तटस्थ हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये लेकर के प्रस्तावना में डिबेट है। बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से इनका कहीं अर्थ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल में ये दूसरी आलोचना देखने को मिल जाती है। और आगे अगर हम बात करें, देखिए अगला चीज़ जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना की जो भाषा है और जो विषय वस्तु है, ये मैंने शुरुआती टाइम में बताया था, भाषा लिया गया है यूएसए से और विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मौलिक देन नहीं है बल्कि यहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये तीन आलोचनाएं प्रस्तावना में मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। ठीक, अब प्रस्तावना को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बातें बहुत ध्यान से समझनी है। चलिए देखिए, अब प्रश्न आता है कि प्रस्तावना जो है क्या ये संविधान का अंग है या नहीं। ठीक, तो बेरूबारी जो विवाद है, उस विवाद से पहले एक विवाद है बेरूबारी, इस विवाद को भी हम पढ़ेंगे 1960 में। और एक विवाद है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। ये दो डिबेट हैं, इन दोनों डिबेटों पर हम बहुत लंबा चौड़ा चर्चा करेंगे। 1973 में ये केस आया था। तो बेरूबारी केस में, मतलब बेरूबारी केस इसी वजह से आया था सर्वोच्च न्यायालय में कि क्या प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है कि नहीं है। तो बेरूबारी केस में जो न्यायालय ने निर्णय दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए 1960 में क्लियर कट बोला गया कि बेरूबारी विवाद में एकदम स्पष्ट तौर पे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती का केस सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदला और वहाँ बोला कि हाँ है। और केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय में इस केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, और ये कहा कि जितनी चीज़ें मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगी वो चीज़ें संसद नहीं बदल सकता है, उस पर कोई कानून या ऐसी चीज़ें नहीं बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे, मूल ढांचे का सिद्धांत, जब हम केशवानंद भारती केस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पे याद रखिएगा कि 1960 से पहले संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं था, लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस के बाद प्रस्तावना संविधान का अंग है और अभी तक है। ठीक है, और प्रस्तावना में अगली बात यह है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो देखिए स्पष्ट तौर पे देखिए कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई मूल ढांचा प्रस्तावना में पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, बाकी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में अभी तक खाली एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन खाली एक बार किया गया है। कौन सा संशोधन किया गया है? 42वां संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन किया गया बच्चों? 42वां संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में। ठीक है, अब इस 42वें संशोधन में हुआ क्या था? तो बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई थी। जो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, जो हम संविधान पढ़ते हैं, तो उस प्रियम्बल में जो ये 3 वर्ड थे ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड पहले नहीं था। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उस संशोधन के माध्यम से इस प्रियम्बल में ये 3 बातें जोड़ी गई: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ध्यान से इसको आप समझिए, ये कितने वर्ड हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो और भी मिला करके कुल 4 वर्ड जोड़े जाएंगे। तो अगर हमारे कभी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि 42वें संविधान संशोधन में प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो अगर ऑप्शन 4 का है तो 4 ही लगाएंगे, नहीं तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो प्रियम्बल का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम कल प्रियम्बल के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।